सोमैटोमेडिन जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस को नेगेटिव फीडबैक के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक से मरा दिया कि दीज आर द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। सो ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की सिक्रीशन कराता है और नेगेटिव फीडबैक से जो है वो जो है सिक्रीशन जो है बाइंड करती है। आज बेटा क्लास मैंने 4 बजे स्केड्यूल की थी। ये मैंने तो शेयर किया है ग्रुप में और नोटिफाई भी किया था। सो आई स्टार्टेड मैम एट हमारे 4। ग्रुप में तो कोई लिंक नहीं आया था। बेटा यू आर इन विच ग्रुप? आई डोंट नो। मैं तो जहाँ पे डेली शेयर करती हूँ उसी ग्रुप में मैंने शेयर किया है। मैम हमारे ग्रुप में कोई भी लिंक नहीं आया था, हमने ग्रुप पे मैसेजेस भी किए थे, कोई भी लिंक नहीं आया। तो फिर वो कहाँ चला गया? मैम हम तो मैम वेट ही कर रहे थे हम 4 बजे से। मैम हमसे तो शुरू वाला लेक्चर ही मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। आई डोंट नो, मैंने जो है ना क्या कहते हैं, ये आई थिंक ये कम्युनिटी बनी हुई है तो कहीं एक जगह चला गया। ओके, मैं शेयर कर देती हूँ। वी हैव डन विद द सेकंड मैसेंजर सिस्टम। मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको जो है वो लेक्चर शेयर कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम, लेक्चर ओके शेयर कर दीजिएगा, अभी आप पढ़ाएं इधर से। ओके, सो हम रेगुलेशन डिस्कस कर रहे थे। सो सोमैटोमेडिन जो है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन काम करेगी। ओबीस पीपल में ग्रोथ हार्मोन काम होता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया डिक्रीजेस द ग्रोथ हार्मोन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वाला एमसीक्यू बहुत दफा आता है। ठीक है, इट्स क्लियरली रिटन एट मेनी प्लेसेस। शायद उसकी की में कोई गड़बड़ है कि प्रेगनेंसी में ग्रोथ हार्मोन की मैम। सिक्रीशन काम होती है, क्योंकि मैम आपने जो है प्लेसेंटा से सेपरेट ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। जी मैम आपने क्लास किस टाइम शुरू की है? हमें तो अभी लिंक मिला है, मतलब 4:40 पे। बेटा मैंने 4 बजे ही शुरू की थी। मैंने लिंक भी शेयर किया था। आई डोंट नो कि मैम हमें वाई। link नहीं मिला, तो अब ये क्या ओके, होगा? कुछ नहीं होगा। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, कोई मसला नहीं है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। ओके मैम, ठीक 4 बजे। है, ओके, सॉरी फॉर दैट। आई डोंट नो। पेज नंबर मैं बता दूं, पेज नंबर बेटा इस पे नहीं लिखा हुआ सॉफ्ट वाली बुक पे। हार्ड वाली में से मैं थोड़ी देर बाद चेक करके बता देती हूँ। ठीक है, मेरे पास पुराना कोई एडिशन है। सो एंडोक्राइनोलॉजी एंड में है जाके, बीआरएस के। अच्छा जी, अब हम नेगेटिव फीडबैक हम बात कर रहे हैं एक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो टायरोसिन काइनेस के थ्रू जो है ग्रोथ हार्मोन ने काम किया। और जो है बेसिकली हम जब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन किस किस मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। अच्छा देखो, हर हार्मोन के ना आपने मेटाबॉलिक काम याद रखने, और एक वो काम होता है जो काम जो है कोई और हार्मोन नहीं करता। ठीक है, तो अब ग्रोथ हार्मोन की स्पेशलिटी क्या है, जो अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ना हो तो ये काम नहीं हो सकता। वो काम आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज द ग्रोथ। ठीक है, सो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ करवाता है, लीनियर ग्रोथ जो है वो कराता है। ठीक है, सो जो है प्रोटीन का एनाबॉलिक फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रोथ हार्मोन के जो, अच्छा अब देखो ग्रोथ हार्मोन दो तरह काम करता है। एक उसकी डायरेक्ट एक्शन है, अगेन एमसीक्यूज में जो है जो है आपको आता है, और एक उसके एक्शन से थ्रू इंसुलिन ग्रोथ आता है। बेटा सॉरी फॉर दैट, आई हैव शेयर द लिंक, लेकिन डोंट वरी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मैंने नोटिफाई भी किया था। आई डो नॉट नो कि जो है ना वो कम्युनिटी ग्रुप होने की वजह से शायद कहीं किसी ग्रुप में चला गया और आप लोग को नहीं मिला। ओके, सो आपको बेटा एमसीक्यूज के लिए बताना चाहिए, डायरेक्ट एक्शन यानी ग्रोथ हार्मोन खुद क्या करता है। ठीक है, और जो है दूसरा जो है ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू क्या करता है। दीज आर द टू सेपरेट थिंग्स विच यू नो वेरी मच क्लियरली। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्शंस की अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी सेल में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को कम करता है। एंड दैट इज द रीजन जो जिनको ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जाइजेंटिज्म हो या एक्रोमेगाली हो, आप अगर किसी भी टॉलेस्ट पर्सन दुनिया की बात कर लो जो अभी जो सरवाइव करता हो, ठीक है, ऑब्वियसली उसको क्यों ये टॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि उसको पिट्यूटरी एडिनोमा है। एग्री? ट्यूमर है ना बेटा उसको। वो जाइजेंटिज्म ऐसे तो इतना तो नहीं हो गया कि उसने 7-8 फीट अपनी हाइट 7 फीट से ऊपर चला गया है, 6 फीट से ऊपर चला गया। तो द कॉज इज द पिट्यूटरी एडिनोमा दैट इज सिक्रीटिंग द एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ, और वो प्यूबर्टी से पहले चला गया है, तो इसलिए उसकी हाइट जो है, लीनियर ग्रोथ जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, सो आप देखो वो दे ऑल सफर फ्रॉम द डायबिटीज, क्योंकि जो है ग्लूकोज रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन। और जिसकी वजह से क्या होता है
कि यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो जाती है सेल की, एंड द बीटा सेल्स दे बर्स्ट एंड दे गेट एग्जॉस्टेड एंड दे डेवलप द जो है डायबिटीज, एंड दिस डायबिटीज वी कॉल द पिट्यूटरी डायबिटीज। ठीक है, ये कौन सा डायबिटीज है जो ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस से होगा? दैट इज पिट्यूटरी डायबिटीज। सो डायबिटीज जो है बहुत सारी तरह से हो सकता है। वन इज द पिट्यूटरी डायबिटीज, सेकेंड हम बात करेंगे कॉर्टिसोल के एक्सेस से जो एड्रिनल डायबिटीज होता है। ठीक है, जिसमें के पेंक्रियास का कोई कसूर नहीं होता और आसपास के एंडोक्राइन ऑर्गन्स जो है उसको डायबिटीज करवा देते हैं। सो वन इज हाइपरग्लाइसीमिया, जो भी हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक होगा ना, रिमेंबर वो लिपिड को तोड़ेगा। ठीक है, सो लाइपोलिसिस, ठीक है, लेकिन प्रोटीन की ये सिंथेसिस कराता है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की जो है ये प्रोडक्शन कराते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की वजह से हाइट बढ़ती है। सो अगर ग्रोथ हार्मोन हो बॉडी में और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो भी बंदा डॉफ होगा, क्योंकि ग्रोथ का ये काम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर करवा रहे होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, सो अगर ग्रोथ हार्मोन अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो ऐसे बंदे का ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़े हुए होंगे। ठीक है, उसके ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स कम नहीं होंगे। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी। दूसरा क्या हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स दूसरा कब बढ़ सकते हैं? जब ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर का प्रॉब्लम हो। अगर रिसेप्टर नहीं है तो भी ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे, और आप उसको अगर ग्रोथ हार्मोन की ट्रीटमेंट भी दोगी तो वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है, जिसको हम कहते हैं लेवी लोरेन डॉफिज्म, लॉरी लोरेन डॉफिज्म, लेवी लोरेन कहते हैं। आई थिंक, मैं पता नहीं, भूल जाती हूँ हमेशा, चेक कर लेना। ठीक है, डॉफिज्म। अच्छा जी, उसके बाद अगर जो है प्यूबर्टी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का एडिनोमा हो, ठीक है। अच्छा रिमेम्बर, ये एडिनोमा क्या कौन सा जो है ना विजुअल डैमेज करेगा? पिट्यूटरी एडिनोमा। मैम बायलेटरल मैम बाइटेम्पोरल बायटेम्पोरल। बायटेम्पोरल। ठीक है, इसको बायलेटरल भी बोलते हैं, यू आर राइट, बायटेम्पोरल हेमिएनोपिया। ठीक है, जिसमें क्या ऑप्टिक कियाज्मा कंप्रेस होगा, वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। ठीक है, सो एक्रोमेगाली, और ये एडिनोमा माइक्रो एडिनोमास नहीं होते। पिट्यूटरी एडिनोमास ना दो तरह के होते हैं, माइक्रो एडिनोमास और मैक्रो एडिनोमास। माइक्रो एडिनोमास जो है बहुत छोटे एडिनोमास होते हैं जिससे कंप्रेशन नहीं होती। सो यूजुअली प्रोलैक्टिनोमास जो है ना वो माइक्रो एडिनोमास होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं ना, इनका मेनली पहला सिम्टम ही जो है ना, ये भी हो सकता है कि विजुअल डिस्टरबेंस के साथ पेशेंट आए। ठीक है, टनल विजन की सिम्टम्स के साथ आए और फिर हम उसको देखें तो हम फिर फाइंड आउट के इसको एडिनोमा। ठीक है, अच्छा जी, अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस होगी तो हम जो है सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स देके उसकी ग्रोथ हार्मोन की जो है एक्सेस को कम करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास ऑक्ट्रोटाइड की फॉर्म में अवेलेबल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एंटी पिट्यूटरी का हार्मोन है दैट इज द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज वेरी सिंपल, लैक्टोजेनेसिस कराता है प्रेगनेंसी के अंदर, जो है एस्ट्रोजन के साथ मिलकर ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कराता है। लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मिल्क प्रोडक्शन स्टॉप होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जो है बेबी डिलीवर हो जाता है, ठीक है, प्लेसेंटा बाहर निकल आता है, तो ये हार्मोन्स के लेवल जैसे ही गिरते हैं तो उसके बाद प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन करवा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज अ फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, मिल्क लेट डाउन इज अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसका सेकंड मैसेंजर टायरोसिन काइनेज, उसका सेकंड मैसेंजर साइक्लिक IP3DAG सिस्टम। ठीक है, हमने डोपामिन की बात कर ली। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की हमने बात कर ली। और क्या करता है प्रोलैक्टिन? हम सबको पता है प्रोलैक्टिन अगर वैसे हाई हो तो PCOS के अंदर हम देखते हैं कि प्रोलैक्टिन हाई होता है और ओवेरियन साइकिल को डिस्टर्ब करता है, इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को। ठीक है, इनफर्टिलिटी, वी ऑल नो दैट। ठीक है, मेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई होते हैं अगर, तो जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है बाय डिक्रीजिंग द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक हो गया? सो मेल्स के अंदर जो है यस लैक्टेशनल एमिनोरिया क्यों हो रहा होता है? हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से FSH LH सिक्रीट नहीं होता, तो दैट इज द कॉज ऑफ द लैक्टेशनल एमिनोरिया। प्रोलैक्टिन जो है इनहिबिट्स द गोनाडो, ये वाला इफेक्ट होता है बेसिकली ड्यूरिंग लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये वाला इफेक्ट बेसिकली।
बहुत ज्यादा लिखा ये वाला इफेक्ट। ठीक है। सो वी हैव डन दिस। अब अगर हमें जो है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कम करनी है, प्रोलैक्टिन की अगर हमें सिक्रीशन कम करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डोपामिन एगोनिस्ट देंगे लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से काम करेगा, सोमेटोमेटिन जो है वो जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम करेंगी। दूसरा क्या है, दूसरा क्या तरीका है नेगेटिव फीडबैक का, कि सोमेटोस्टेटिन जो है वो जो है एंटी पिट्यूटरी से जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे टेबल्स जो है छोटे छोटे से बने हुए, ये एमसीक्यूज में बहुत सारे एंडो के पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस अलॉन्ग विद इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के, ताकि आपको याद हो। The substances which increases the prolactin secretion and the substances which decreases the prolactin secretion. ठीक है। डिक्रीजेस का हमें पता है, डोपामिन का हमें पता है, ब्रोमोक्रिप्टिन का हमें पता है। ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और सोमेटोस्टैटिन, जितने भी स्टैटिन हार्मोन है ना, जो भी, वो सबको कम, स्टैटिन का मतलब ही होता है रोकना। ठीक है। सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ को रोकना, तो जितने भी सोमेटोस्टैटिन, जहां भी कुछ हो रहा होगा उसको रोकने के लिए सोमेटोस्टैटिन लगा दो, वो कभी किसी चीज को बढ़ाता नहीं है, इट ऑलवेज डिक्रीजेज एवरीथिंग। ठीक है। कौन सी चीजें प्रोलैक्टिन को बढ़ाएंगी, एस्ट्रोजन वी ऑल नो, ठीक है, प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। उसके बाद डोपामिन एंटागोनिस्ट, ये तीन तो हमें पता ही है। इसके अलावा टीआरएच, स्ट्रेस और स्लीप। अब हम आ जाते हैं पुष्य पिट्यूटरी के हार्मोन्स के ऊपर। पुष्य पिट्यूटरी में हमने कहा हार्मोन्स को, जी नहीं, स्लीप प्रोलेक्टिन को कैसे बढ़ाता है? मतलब इस पॉइंट की मुझे समझ नहीं आई। कौन सा वाला बेटा? ये जो स्लीप आपने बताया ना कि फैक्टर्स दैट इंक्रीज प्रोलेक्टिन देखो ये हार्मोन। अब इसके ना रेगुलेशन में लिखे हुए हैं कि देखो फॉर एग्जांपल, हम बेसिकली जब भी कोई हार्मोन्स की जो बात करते हैं ना, तो हम बहुत सारे फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल तो हमने ये देखा कि स्लीप के अंदर हम प्रोलैक्टिन के लेवल्स करेंगे, तो स्लीप के अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल्स ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू जो है जब आप अवेक होते हो। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको जज कर रहे होते हैं कि ये हार्मोन स्लीप में, जैसे ग्रोथ हार्मोन, स्लीप कैसे ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, वी डू नॉट नो, but that is the diurnal variation of the growth hormone. This is called the diurnal variation. ओके मैम। ठीक है। स्टेरॉइड जैसे कॉर्टिसोल है, क्यों, मतलब ये कि सुबह के वक्त लेवल ज्यादा होते हैं, वी कैन compete with the stress. वाई का आंसर नहीं है हमारे पास, इट हैपेंस बिकॉज दिस इज द डायurnal variation. ठीक है। ओके मैम मैम। जी। मैम अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो रहा होगा तो ये हाइपरग्लाइसीमिया काज करेगा या हाइपो? देखो ग्रोथ हार्मोन इंडिपेंडेंटली, देखो ग्रोथ हार्मोन इंडिपेंडेंटली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। सही है। ग्लूकोज के लेवल्स को हाई करने के लिए दूसरे हार्मोन्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है, अगर बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो वी ऑल नो कि हाइपोग्लाइसीमिया इज वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। ठीक है। तो जितने भी हार्मोन जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में काम करते हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी फॉर्म में हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, एक्सेप्ट एक ही हार्मोन नेचर ने हमें दिया है जो हाइपोग्लाइसेमिक है, दैट इज इंसुलिन। सो आप मैम अगर आप जनरली एक बात याद कर लो कि इंसुलिन के अलावा कोई और हार्मोन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता। ठीक है। सो जितने भी हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते होंगे एक्सेप्ट इंसुलिन, ठीक है, वो हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया वो कैसे करते हैं, वो मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कुछ हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं ग्लाइकोजन को तोड़ के, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। कुछ हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है, अमाइनो एसिड को यूज करते हैं फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस। ठीक है। तो उनका मैकेनिज्म चेंज हो सकता है। कुछ हार्मोन क्या करते हैं, स्पेयर कर देते हैं और लिपिड को यूज करना शुरू कर देते हैं। जो जितने भी हार्मोन्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं ना, वो साथ में लाइपोलिसिस भी कर रहे होते हैं कि लिपिड को यूज करें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? मैम यस, जो इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज करी है वो हाइपरग्लाइसीमिया के उसमें करी है ना? बिल्कुल बिल्कुल।
जी के ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज करे तो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ग्लूकोज अपटेक नहीं हो रहा, तो पेनिसिलिन फिर रिलीज होगी पेंक्रियाज से, यार इंसुलिन तेरा से। मसला क्या था हुसैन? मसला बता अपना। बेटा आप अपना मसला माइक बंद करके प्लीज पता कर लें। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन जो वो रिलीज हो रहे हैं, वो हमारे पास जो मतलब रिलीज बेसिकली बंद तो हाइपोथैलेमस में रहे ना, तो हाइपोथैलेमस में एडीएच बन रहा है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में, ठीक है। और जो है ना पैरावेंट्रिकुलर में ऑक्सीटोसिन बन रहा है, अगेन ऑक्सीटोसिन की भी रिलीज एपिसोडिक ही है, ठीक है। और एडीएच के हमने कहा दो रिसेप्टर है, V1 रिसेप्टर्स और V2, ठीक है। V1 जो है वेजो प्रेसिन के तौर पे काम करेंगे, V2 जो है वो एक्वापोरेंस बनाएंगे। सो एडीएच का मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है, एक्वापोरेंस बनाता है। क्या बनाता है? एक्वापोरेंस। एक्वापोरेंस का मतलब है पानी के चैनल्स, ठीक है। एक्वा का मतलब होता है पानी, पानी के चैनल्स बना देता है जिससे पानी रिएब्जॉर्ब होता है। दिस इज द ओनली हार्मोन इन आवर बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब द प्योर वाटर। बाकी जब भी पानी एब्जॉर्ब होता है वो हमेशा सोडियम के पीछे जाता है। सो ये बहुत ही इसका जो है एक पेक्यूलर फंक्शन है रिलेटेड टू द एडीएच, ठीक है। इसके ये पानी के बगैर सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है। तो एडीएच की एब्नॉर्मैलिटीज हम बहुत डिटेल में अभी करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। अ, हम मेरे ख्याल में एडीएच की एब्नॉर्मैलिटीज ना रीनल फिजियोलॉजी में कवर करेंगे, ठीक है। सारा उसमें जो है डायबिटीज इंसिपिडस हो गया, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, वाटर डिप्राइवेशन के साथ कंपैरिजन उसका, ठीक है, ये सारा हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ऑक्सीटोसिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने इसके सेकंड मैसेंजर की भी बात कर ली। ऑक्सीटोसिन का जो है और क्या रोल होता है, जो है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जो है यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो सिंटो होती है बेसिकली जो हम यूज करते हैं गायनी के अंदर, वो ऑक्सीटोसिन ही होती है ना। और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो क्या करता है ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिड्यूसेस द पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। और मैम अनदर आपने कहा वेरी कि ऑक्सीटोसिन मिल्क का जो वो है स्टार्ट होना मिल्क वो लेट उस डाउन, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ऑफ द इनलेट। मायोएपिथेलियल सेल, यस, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं एडीएच के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जैसे भी याद कर लो मगर ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत सारे एमसीक्यू, कौन से फैक्टर्स एडीएच की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, जिसमें कुछ तो हमें सिंपल से पता है कि जब जब, क्योंकि एडीएच पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एडीएच वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जब जब पानी बॉडी में रिक्वायर्ड होगा तब तक एडीएच बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एडीएच पेन में बढ़ता है, नोजिया में बढ़ता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया में बढ़ता है। कुछ ड्रग्स हैं जो एडीएच को बढ़ाती हैं, ठीक है। और कौन चीजें काम करेंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल, ठीक है, ये याद रखना, ये एडीएच को कम करता है। एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड एडीएच को क्यों कम करेगा? क्योंकि इसको पानी निकालना है बॉडी से, ठीक है। और जो है ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है कि अगर प्लाज्मा डाइल्यूट है तो वो और पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगा और एडीएच की सिक्रीशन कराएगा जी। तो मैम इसका मतलब जो अल्कोहलिक्स हैं वो ज्यादा यूरिनेट करेंगे? यस बिल्कुल, एंड वी नो दैट, ठीक है। अब तक कोई क्वेश्चन? we have done with the general mechanism of second messenger system and we have done with the almost all the hormones, growth hormone और prolactin की बात की। FSH और LH की हम बात करेंगे with the context of estrogen and progesterone and testosterone, ठीक है। और अभी जो TSH की हम बात करेंगे वो थायराइड हार्मोन के साथ करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? मैम प्लीज अगर आप थोड़ा सा मतलब जल्दी से रिव्यू दे दे सेकंड मैसेंजर सिस्टम का। मेरा मैं ना आपको जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्लास जो है ना मैं आपको रिकॉर्डिंग मिल शेयर ओके प्लीज मैम, ओके आज मैम, के लिए, ठीक है, अदरवाइज ठीक है प्लीज। जी ठीक है सो मैम। जो है ना अगर हम बात करते हैं जो है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस की, ठीक है। सो अच्छा, थायराइड हार्मोन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें उसकी सिंथेसिस के स्टेप्स भी पता होने चाहिए क्योंकि हम देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स
किस स्टेप पे अफेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद हमें थायराइड हार्मोन के फंक्शंस, और फिर हमें पता है कि थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, उसके सिम्टम्स, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। अच्छा, अब थायराइड हार्मोन का जो मोड ऑफ एक्शन हमें अब याद है कि थ्रू न्यूक्लियस ये काम करते हैं, और ये टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं, और इनकी जो एक्सिस है, वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस जो है उसमें TRH से TSH, ठीक है, और TSH से थायराइड हार्मोन। आप लोग बार बार रिवाइज करने के लिए इनके बार बार सेकंड मैसेंजर्स याद कर लो तो आपको इजी हो जाएगा। हमने कहा था एंटी पिट्यूटरी के कैंप है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो है वो IP3DAG सिस्टम है, ठीक है, और ये थ्रू न्यूक्लियस है। अब इन्होंने TSH जो है इसने जो है आया थ्रू सेकंड मैसेंजर, ऑब्वियसली सेल के अंदर नहीं आएगा, थायराइड और फॉलिकुलर एपिथेलियम के अंदर जो है सेकंड मैसेंजर इसने एक्टिवेट किया, कौन सा, थ्रू साइक्लिक एमपी, और उसने थायराइड फॉलिकुलर के अंदर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को एक्टिवेट किया। कैसे एक्टिवेट किया ये हम देखते हैं। अमाइनो एसिड कौन सा है, टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन ने जो है वो थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ठीक है, उसके साथ जो है ये ल्यूमेन ऑफ द फॉलिकल में रिलीज हुआ थायरोग्लोबुलिन की फॉर्म में, ठीक है, यानी द प्रोटीन विच इज अटैच विद द टायरोसिन, ठीक है। अब ये इसके अंदर अभी कोई आयोडीन नहीं है, ठीक है, एंड वी नो दैट द थायराइड हार्मोन में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो आयोडीन होता है, ठीक है। सो बेसिकली ब्लड से जो है आयोडीन के पंप्स होते हैं जो कि आयोडीन को इस फॉलिकल के अंदर जो है पंप करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एंजाइम होता है परऑक्सीडेज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये परऑक्सीडेज जो है इस आयोडाइड की आयोडीनेशन करता है, ये आयोडाइड की फॉर्म है, ठीक है, ये आयोडाइड है, ठीक है, इसकी ये क्या करता है, आयोडीनेशन करता है, ठीक है। और आयोडीनेशन के बाद क्या होता है, ये थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच हो जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडाइड, ठीक है। और ये थायरोग्लोबुलिन जो है ये मोनोआइडोथायरोसिन, ठीक है, डाईआइडोथायरोसिन, ट्राईआइडोथायरोसिन और टेट्राआइडोथायरोसिन बनाती है। इसमें से जो हार्मोन है वो T3 और T4 है। ये कहाँ बन रहा है, ल्यूमेन के अंदर बन रहा है, ल्यूमेन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है, सेल के अंदर नहीं बन रहा। उसके बाद क्योंकि अभी इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू फिर से थायराइड के सेल के अंदर आता है, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो है एंजाइम एक्ट करता है डीआयोडीनेजेस, इसको बेसिकली तोड़ता है, ठीक है। और इसमें से जो T3 T4 होता है वो सर्कुलेशन में रिलीज हो जाता है, ठीक है। और MIT और DIT जो होता है वो फिर से रिसाइकल होता है टिल के ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। समझ में आया ये प्रोसेस, ये कैसे हो रहा है, कौन सा प्रोसेस जो है कहाँ पे हो रहा है, ये सारा का सारा प्रोसेस ये वाला ऑर्गेनिफिकेशन, ठीक है, आयोडीनेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, ये सारा का सारा परऑक्सीडेज कर रहा होता है, ये सारा परऑक्सीडेज एंजाइम कर रहा होता है। मैम कितने परसेंट फ्री फॉर्म में होता है T3 एंड अब ये T4? फ्री और बाउंड की हम बाद में बात करेंगे, फ्री और बाउंड के क्या होता है, फ्री कितना है, बाउंड कितना है, वो लेवल्स बहुत माइनर प्रोटीन बाइंड के साथ मेंटेन होते हैं, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये प्रोसेस समझ में आ गया। सो एक हमारे पास ये एंजाइम है और एक हमारे पास यहाँ पर पंप है, ठीक है, ये क्लियर है, ये स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस क्लियर है, कौन से स्टेप ल्यूमेन में हो रहे हैं, कौन से स्टेप फॉलिकल के अंदर हो रहा है, जी। मैम सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो है इसमें मैम एक एंजाइम यूज हो रहा है, यही पेरोक्सीडेज नहीं, ये वाला भी पंप भी यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, पंप, अच्छा पंप जी भी यूज हो रहा है, और ये एक जी। एंजाइम जो है पेरोक्सीडेज। मेनली ये परऑक्सीडेज एंजाइम, ये एक एंजाइम नहीं, ये एंजाइम का सिस्टम है परऑक्सीडेज का, इट्स नॉट अ सिंगल एंजाइम, ठीक है, इट्स ए सिस्टम ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो ये इसमें एक थोड़ी कोई वेरिएशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन मेन जो एंजाइम है ये परऑक्सीडेज ही काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, फिर और यहाँ पे डीआयोडीनेज काम कर रहा होता है, इसकी ब्रेकिंग होती है थायरोग्लोबिन से, तो ये डिटैच हो जाते हैं T3 T4, ये सर्कुलेशन में आ जाएंगे। मोनो आइडोथायरोसिन और डायआइडोथायरोसिन ये सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, ये रीसर्कुलेट होंगे जब तक कि M3 M4 बने। क्लियर है ये चीज। सो जो आयोडाइड, अली से एक सेकेंड इधर आना, ये
ओके, थैंक यू। अच्छा, अब जो है ये जो पंप जो है इनको कौन इनहिबिट करता है? अगेन एमसीक्यूज है, ठीक है। थायोसाइनेट, ठीक है, और परक्लोरेट एनाइंस जो है ये पहला स्टेप है, ठीक है, सही है। यहाँ से जो है इस पंप को जो है इनहिबिट करने वाले ये दो आयंस हैं, ठीक है। और जो है ना, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? जी मैडम, आवाज तो आ मैम रही आ है रही क्लियर। आ रही है, ओके ओके, ठीक है। सो जो है दूसरा आपको एक ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दूसरा आपको ये याद रखना है, प्रोपाइल थायोरेसिल, ठीक है। सो हाइपरथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट के लिए जो है हम यूजुअली प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं। तो आप देखो कि ये जो है इसको जो है वो किस तरह से ये पूरे थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को जो है वो रोकता है, ठीक है। ऑर्गेनिफिकेशन आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज होती है कि जो है अगर हाई लेवल ऑफ जो है आयोडाइड आयन हो, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट करते हैं। तो हम एज अ हाई लेवल ऑफ आयोडाइड आयन भी देते हैं ना हाइपोथायराइडिज्म में, थायराइड लेवल को इनिशियली काम करने के लिए। दिस इफेक्ट वी कॉल द वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट, कि हाई लेवल ऑफ आयोडाइड हार्मोन जो है ऑर्गेनिफिकेशन को स्टॉप करते हैं और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को रोकते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये प्रोपाइल थायराइड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक ये तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। मैम ये थर्ड पॉइंट जरा रिपीट कर दें प्लीज, जो ये वॉल्फ चिकॉफ। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हाई लेवल ऑफ आयोडाइड आयन होंगे, ठीक है, हाई लेवल ऑफ आयोडाइन, ये सेल्फ इनहिबिटरी होते हैं टू जो है ना फॉर मेकिंग द थायराइड हार्मोन, ठीक है। दिस इफेक्ट वी कॉल द वुल्फ चेक ऑफ इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब अनदर एमसीक्यू क्या है कि जो थायराइड हार्मोन है वो T4 को ज्यादा सिंथेसाइज करता है, ठीक है, लेकिन जो एक्टिव होता है, मोर एक्टिव, वो T3 होता है। टिश्यू के लेवल पे जाके ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, टिश्यू के लेवल पे जाके ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि T4 की लाइफ ज्यादा है, ठीक है। अगर थायराइड हार्मोन सारा T3 सिक्रीट करेगा तो उसकी हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसकी लाइफ ज्यादा है, हाफ लाइफ ज्यादा है, टिश्यू पे जाके ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि T3 जो है वो पोटेंट है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है बाइंडिंग ऑफ द थायराइड, जो अभी किसी ने पूछा भी से। सो मैम वी आपने नो कि ये भाई, बताया कि T4 की हाफ लाइफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू यस यस, T4 की हाफ लाइफ ज्यादा है T3 से, और थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड T4 ज्यादा बनाता है। उससे फायदा क्या होता है कि जब टिश्यू पे जाता है ये, तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये रहता है वहां पर T3 की फॉर्म में अपना काम करने के लिए। अगर ये रिलीज ही T3 की फॉर्म में होगा तो टिश्यू तक ये पहुंचेगा ही, ठीक हो गया। तो मेजॉरिटी जो है वो T4 की फॉर्म में रिलीज होता है, क्लियर। अब थायराइड जो है वो जो है को बाइंड करने के लिए सर्कुलेशन में, ऑब्वियसली ये स्टेरॉइड हार्मोन तो नहीं है, ठीक है, तो ये जो है ऐसे ही तो ब्लड में घूम नहीं सकता, तो इसके लिए थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जब हेपेटिक फेलियर होता है तो वी नो कि जो ग्लोबुलिन्स हैं वो लिवर सिंथेसाइज करता है, इवन एल्बुमिन भी लिवर सिंथेसाइज करता है। सिर्फ गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि बी सेल सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। फिब्रिनोजन भी जो है वो लिवर सिंथेसाइज कर रहा होता है। तो जब भी लिवर फेलियर होता है तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके लेवल्स कम हो गए तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि टोटल हार्मोन्स के लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो है एक्टिव हार्मोन के लेवल्स पे कोई फर्क, वो नॉर्मल रहते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये चीज। हेपेटिक फेलियर के अंदर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के लेवल कम हुए, जिससे क्या हुआ, टोटल हार्मोन्स के लेवल कम हो गए, क्योंकि टोटल हार्मोन क्या है, टोटल हार्मोन है फ्री प्लस बाउंड, ठीक है। तो बाउंड कम हो गया हेपेटिक फेलियर के अंदर, लेकिन फ्री जो है वो अनचेंज रहा, लेकिन टोटल में कमी आ गई, लेकिन फ्री जो है वो सेम रहा। क्लियर है ये चीज। तो इसलिए यूथायरॉइड स्टेटस ही होता है जो सिर्फ जो है बाउंड जो है वो हार्मोन के लेवल कम होते हैं। अब इसका उल्टा इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी के अंदर,
प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये उल्टा इफेक्ट होगा कि ये लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल थायराइड हार्मोन्स के लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं, लेकिन अगेन पेशेंट यूथायराइड स्टेटस में होता है क्योंकि फ्री हार्मोन्स के लेवल्स सेम रहते हैं। इज दिस क्लियर? जी, इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, वी हैव डिस्कस द कन्वर्जन। ठीक है, T4 जो है पेरीफ्री में T3 में कन्वर्ट होता है। इनएक्टिव जो फॉर्म होती है वो RT3 होती है, तो इनएक्टिव फॉर्म इज RT3, रिवर्स T3। ठीक है, रेगुलेशन मैंने आपको पहले बता दिए, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स मैंने आपको पहले बता दिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके काम पे आ जाते हैं। मेनली जो है अगर हम देखें तो थायराइड हार्मोन का जो मेजर काम है वो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बच्चों में, तो अगर थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, दैट इज द ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, बॉडी डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर्ड है, बट द ब्रेन डेवलपमेंट नीड्स द थायराइड हार्मोन। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस कि जो थायराइड हार्मोन के इंपॉर्टेंट काम में है वो ब्रेन डेवलपमेंट है, उसके बाद बेसल मेटाबॉलिक रेट है। ठीक है, ये दो इसके मेन काम है। ठीक है, ग्रोथ में ये ग्रोथ हार्मोन की हेल्प कराता है, मेचुरेशन में जो है ये हेल्प कराएगा। ठीक है, लेकिन जो है अगर ये नहीं होगा तो सबसे ज्यादा जो डेफिसिट होगा वो बच्चों के अंदर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो इट इज बेसिकली मैंडेटरी है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। थायराइड हार्मोन के लेवल्स को बढ़ जाना इज हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म विल cause the increase basal metabolic rate, increase excitability, increase irritability। ठीक है, एंड हाइपोथायराइडिज्म जो है वो स्लो कर देगा बंदे को, तो हर चीज स्लो हो जाएगी। ठीक है, उसमें स्लो में हम देखें तो जो है स्पीच स्लो हो जाएगी, नींद उसको ज्यादा आएगी, मेमोरी उसकी स्लो हो जाएगी, उसका जो है GIT की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन उसको हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हाइपो के सिम्टम्स होंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है, हम आज थायराइड तक ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल दूसरा कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक देखो मदर को नहीं होती है यूजुअली थायराइड की अगर डेफिशिएंसी, यूजुअली होता ये है कि मदर के वomb में बेबी की डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक हो रही होती है, बेबी जब पैदा हो जाता है और उसमें थायराइड की डेफिशिएंसी हो तो वो मेंटली रिटार्डेड होता है। बाय बर्थ वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होता है थायराइड डेफिशिएंसी से। मदर को इतनी अगर थायराइड की डेफिशिएंसी होगी तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है विथ सो मच थायराइड डेफिशिएंसी। ठीक है, सो यूजुअली जो बेबी रिटार्डेड होते हैं ना वो, अब तो हमारे यहाँ नहीं होता लेकिन पहले एक जमाने में होता था, आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन थी, अब तो सॉल्ट में आने लग गया है तो हम इतना ज्यादा कॉमनली नहीं देखते। तो उसमें जो है बेबी, और बहुत सारी जगहों पे फिर उस वक्त प्रोटोकॉल होता था कि बेबी बॉर्न होता था तो हील से ब्लड लेके उसके थायराइड हार्मोन के लेवल चेक होते थे। ठीक है, ताकि जो है ना हम अगर वो हाइपोथायराइड है तो हम उसको फौरन से, क्योंकि अगर हमने थोड़े दिन भी डिले कर दिया तो इट्स इरिवर्सिबल चेंज ना, बेबी मेंटली रिटायर्ड हो गया, देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट बेबी। ठीक है, ओके, सो अनदर जो थायराइड हार्मोन का एक और जो रिश्ता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ है। ठीक है, सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो थायराइड हार्मोन के साथ इंजेक्शन में काम कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत दफा जब हम हाइपरथायराइड के पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है ना बीटा 1 रिसेप्टर्स की अपग्रेडेशन करा देता है, तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देगा हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट। तो हम उनको जो एडजुवेंट थेरेपी देते हैं टू ट्रीट द हाइपरथायराइडिज्म वो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट की मैंने आपको बात कर ली, यू ऑल नो कि हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी वेट कितना लॉस हो जाता है और हाइपो में कितना गेन हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, मेटाबॉलिक इफेक्ट में ओवरऑल ये क्या करता है, अगेन ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा, लाइपोलिसिस करेगा। ठीक है, अच्छा ओवरऑल अगर हम थायराइड हार्मोन की जनरल एक यू थायराइड स्टेट में बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कराता है, डिग्रेडेशन भी कराता है, लेकिन जब जब थायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़े हुए होंगे तो ये प्रोटीन कैटाबॉलिसिस कराता है। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या है, कैटाबॉलिक इफेक्ट है। अगर आपसे ओवरऑल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पूछा जाएगा तो आप लोग कैटाबॉलिज्म को जो है वो टिक करोगे। ठीक है,
बस ये हम लास्ट करके यहाँ पे एंड करते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। सब कुछ तेज हो जाना इज हाइपर, मेटाबॉलिज्म, वेट लॉस, ठीक है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस समझ आता है? व्हाट इज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस? एनीवन हु नो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस? नहीं समझ रहा। नहीं समझ आती? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब होता है प्रोटीन का टूटना। प्रोटीन अगर प्रोटीन जो है वो बॉडी में कैटाबोलाइज ज्यादा होंगी तो क्या होगा, जो है यूरिया ज्यादा लॉस होगा यूरिन के अंदर। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। बेबी जब ग्रो कर रहा होता है, बच्चा एक ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, तो वो ग्रोथ स्टेज क्या होती है? पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, ठीक है। और एक स्टेज आती है एल्डरली स्टेज, तो उसमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा, कैटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, दैट इज अ नेगेटिव नाइट्रोजन। हाइपरथायराइडिज्म नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस करता है, मींस के प्रोटीन को तोड़ता है, बॉडी के अंदर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस करता है, ठीक है। हीट प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हम सबको पता है हाइपरथायराइड के सिम्टम्स का। आउटपुट इंक्रीज करेगा, डिस्निया करेगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, इतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है। हाइपरथायराइडिज्म के हमें ट्रेमर सबको पता है। अगर ग्रेव्स की वजह से हो रहा है, यानी ऑटो इम्यून की वजह से हो रहा है, तो एक्सोथैलेमस करेगा। अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, ठीक है, एडिनोमा नहीं है, थायराइड हार्मोन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि माइसिना ग्रेविस होती है, जिसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज बन गई थी ना, इसी तरह से ग्रेव्स डिजीज में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो काम करती हैं सिमिलर टू टीएसएच। टीएसएच को मिमिक करना शुरू कर देती हैं वो, ठीक है, और टीएसएच की तरह वो बाइंड कर जाती हैं थायराइड के फॉलिकल्स के ऊपर। तो दैट कॉजेज द एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस का क्या मतलब है? आईबॉल प्रोट्रूड कर जाती है, ठीक है, और आप ऊपर से पेशेंट को देखते हो तो उसका अपर वाला स्क्लेरा जो है दिख रहा होता है, ठीक है। जो है ये क्यों होता है? क्योंकि रिट्रो ऑर्बिटल जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड डिपॉजिट हो रहे होते हैं। उसका कॉज नहीं पता है कि क्यों हो रहा होता है। दिस ग्रेव्स जो है का एक बहुत ये पिक्यूलर सिम्टम होता है एक्सोथैलेमस, ठीक है। इट कुड बी द टॉक्सिक गोइटर, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। सो जो है ये हाइपर के सिम्टम्स हो गए। सो इट कुड बी द ग्रेव्स डिजीज, इट कुड बी द न्यूप्लाज्म, इट कुड बी अ टॉक्सिक गोइटर, ठीक है। टीएसएच के लेवल, अगर प्राइमरी डिजीज, अच्छा आप देखो डिजीज जो किसी भी ऑर्गन की डिजीज जो होती है ना, वो 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का क्या मतलब है? ऑर्गन में मसला है, तो जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो जो है टीएसएच के लेवल को क्या करेगा? अगर प्राइमरी डिजीज है तो कम कर देगा। अगर टीएसएच के लेवल की वजह से थायराइड हार्मोन्स के लेवल बढ़े होंगे तो हम टीएसएच के लेवल्स बढ़े हुए होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? प्रोपाइल थायरोसिल थायरेक्टमी, ठीक है। हम लेबल आयोडाइड दे सकते हैं थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बीटा ब्लॉकर्स एज एडजुवेंट थेरेपी।